जैन बंधुओं और सहधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने जैन धर्म के कुछ बेसिक सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहूँगा और यह बताना चाहूँगा कि हमारा जैन धर्म कितना गहन और कितना साइंटिफिक है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो साइंस हमारे जैन धर्म में दी हुई है वो आज की मॉडर्न साइंस से कैसे रिलेट करती है। जैन धर्म के हिसाब से यह यूनिवर्स और पूरा ब्रह्मांड 6 द्रव्यों से बना हुआ है। ये हैं जीव, पुद्गल, आकाश, काल, धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय। जीव तो आत्मा है जो सब जीवों में विद्यमान रहती है। मनुष्य, जानवर, वनस्पति, वेजिटेशन, पंछी, जंतु जैसे चींटे, भंवरे इत्यादि, यहाँ तक कि वायरस, बैक्टीरिया आदि ये सभी जीव हैं। इनके शरीर में इंद्रियां कम होती हैं, 5, 4, 3, 2 अथवा 1, मगर इन सभी में जीव द्रव्य विद्यमान रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म में काफ़ी पहले से कहा गया है कि वनस्पति वेजिटेशन में लाइफ होती है, जो कि साइंस ने बहुत बाद में जाना और माना कि वेजिटेशन में भी लाइफ है, यह यानी कि वह भी जीव है। यह भी हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के हिसाब से यह जीव इस जगत में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, यानी कि जीव के 84 लाख पर्याय हैं, जैसे मनुष्य, जानवर इत्यादि। यह सेम चीज़ अगर हम आज के साइंस के हिसाब से देखें तो हमको पता लगता है कि साइंस के हिसाब से जो टोटल लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर हैं वह 8.7 मिलियन यानी कि 87 लाख लाइफ फॉर्म्स इस संसार में हैं, जो कि जैन धर्म के बहुत पहले से बताए हुए 84 लाख के बहुत ही करीब है। और साइंस के हिसाब से यह 8.7 मिलियन सिर्फ एक एस्टिमेट है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 13 लाख लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानकर उन्हें नाम दिए गए हैं या उनको कैटलॉग किया गया है। जीव के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे आगे शेयर करना चाहता हूँ। जैन धर्म कहता है कि सब जीव बराबर होते हैं। हमें सब जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। जीव हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम आज की साइंस को देखते हैं तो आज की साइंस के हिसाब से जितनी भी लाइफ फॉर्म्स संसार में हैं उन सब का जो बेसिक है वह डीएनए है। डीएनए को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक माना गया है। इस संसार में जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सब के शरीर के हर एक सेल में यह डीएनए होता है, चाहे वह आदमी हो, वनस्पति हो, जानवर हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या यहाँ तक कि उससे भी छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी यह डीएनए पाया जाता है। सभी जीवों में डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है। यह एक रिबन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं और करीब 25,000 जीन्स होते हैं। हर आदमी का, हर ह्यूमन बीइंग का डीएनए बिल्कुल यूनिक होता है। अब हम अगर देखते हैं कि मनुष्यों में और चिंपैंजी में जो डीएनए है वो भी 99% सिमिलर होता है। ह्यूमंस शेयर अबाउट 99% ऑफ आवर डीएनए विद चिंपैंजी। मतलब कि मनुष्य और चिंपैंजी में डीएनए के हिसाब से सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है, और अगर डीएनए में वह 1% का डिफरेंस ना हो तो मनुष्य और चिंपैंजी में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसका मतलब बिल्कुल बेसिकली अगर हम देखें तो मनुष्य और चिंपैंजी 99% सिमिलर हैं। और अगर हम चूहे की बात करें जो कि घर में घूमता रहता है तो पाते हैं कि मनुष्य और चूहे का डीएनए भी 97.5% सिमिलर होता है। जस्ट 2.5% ऑफ डीएनए टर्न्स माइस इनटू मेन। मतलब कि चूहे और मनुष्य में सिर्फ 2.5% का अंतर है, बाकी 97.5% दोनों सेम हैं। सब लाइफ फॉर्म्स के डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस बेस पेयर्स
और जीन्स इत्यादि में होता है। अगर हम आगे चलें तो देखते हैं कि मनुष्य के डीएनए में और केले के डीएनए में, जो कि एक फ्रूट है, उसमें भी 60% सिमिलैरिटी होती है। मतलब यह कि हम मनुष्य होकर अपने ऊपर बहुत गर्व करते हैं कि हम मनुष्य हैं, मगर अगर हम बेसिकली देखें तो हम मनुष्यों में और बाकी जीवों में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों के डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनर डिफरेंस होने की वजह से हम मनुष्य बन जाते हैं, कोई और जीव चूहा या चिंपैंजी बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं। जिन 5 अजीब द्रव्यों से यह ब्रह्मांड बना हुआ है, उसमें पहला द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के गुण क्या हैं? जिसमें रस, वर्ण, गंध और स्पर्श हो, उसे पुद्गल द्रव्य कहा गया है। पुद्गल द्रव्य को मूर्त कहा गया है, जिसका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके, यानी कि जिसका इंद्रियों के द्वारा बोध हो सके, उसे पुद्गल द्रव्य माना गया है। बाकी सब द्रव्यों को अमूर्त कहा गया है। पुद्गल द्रव्य सूक्ष्म यानी कि बहुत माइन्यूट और स्थूल यानी कि ग्रॉस अवस्था में इस लोकाकाश में है। जैन धर्म में पुद्गल द्रव्य का कॉन्सेप्ट साइंस के मैटर के कॉन्सेप्ट से काफ़ी सिमिलर है। जैन धर्म में पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे अविभागी हिस्से, जिसका और आगे भेद ना हो सके, उसे परमाणु कहा गया है। यह काफ़ी सिमिलर है जैसे साइंस में जिसको एटम कहा गया है। जैन धर्म के हिसाब से परमाणु के आपस में बंद होने से स्कंध बनते हैं, जैसे कि एटम्स की आपस में केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत स्कंधों के आपस में मिलने से सूक्ष्म और स्थूल वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे कि धरती, जल, वायु, अग्नि आदि। आज की साइंस के हिसाब से भी यह सभी चीज़ें मैटर के मॉलिक्यूल से ही बनी हुई हैं। यह शरीर, वाणी, मन भी पुद्गल द्रव्य से ही बना हुआ है। यह जीव द्रव्य के ऊपर पुद्गल द्रव्य का उपकार है। पुद्गल परमाणु का आपस में बंध कैसे होता है, जिससे कि स्कंधों का निर्माण होता है। एटम की आपस में केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, जिससे मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, यह भी जैन धर्म में हजारों वर्ष पूर्व बताया गया है। इसको मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। जैन धर्म के अनुसार परमाणु 2 प्रकार से परिणमन करते हैं, स्निग्ध गुण या रुक्ष गुण, जिसकी वजह से इनका आपस में बंध होता है और स्कंधों का निर्माण होता है। परमाणु का स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण एक से प्रारंभ करके एक एक कर आगे बढ़ता जाता है। बंध कब होता है? इसके लिए जैन धर्म में 3 कंडीशंस बताई गई हैं। स्निग्ध हो या रुक्ष हो। इसका मतलब स्निग्ध का रुक्ष से, स्निग्ध का स्निग्ध से अथवा रुक्ष का रुक्ष से बंध होता है। सम अंश हो या विषम अंश हो। मतलब परमाणुओं के गुणों की संख्या सम यानी कि इवन हो या विषम यानी कि ऑड हो, तो दोनों कंडीशन में बंध होता है। गुण संख्या में समान हो या 2 अधिक अंश वाले हों तो ही बंध होता है। अब हम देखते हैं कि आज के साइंस के हिसाब से एटम्स की आपस में केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। यह हमने अपनी 11th और 12th की केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। साइंस के हिसाब से एटम्स 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स वो होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 1, 2, 3 आदि। यह एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स को देकर या शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वह होते हैं
जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कुछ कम होते हैं और वह दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेकर या शेयर करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एटम्स की यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर है जैसे कि जैन धर्म में परमाणु का स्निग्ध गुण या रुक्ष गुण बताया गया है। एटम की यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और यह संख्या 1 से स्टार्ट करके एक एक कर आगे बढ़ती जाती है। यह वैसा ही है जैसा कि जैन धर्म में भी बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि एटम्स की आपस में केमिकल बॉन्डिंग कब और कैसे होती है। एटम्स के बीच में मेनली 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस शेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और आयोनिक बॉन्ड बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका एक एग्जाम्पल है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम से क्लोरीन एटम में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि NaCl मॉलिक्यूल बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में या जिन एटम्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर सेम होता है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के द्वारा बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं। जैसे हमने देखा कि NaCl में सोडियम एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में 6 का डिफरेंस होता है, जो कि 2 का मल्टीपल है। ऑक्सीजन के दोनों एटम्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि सेम है। और अगर आगे देखें कि वाटर यानी कि H2O में दोनों हाइड्रोजन एटम्स के वैलेंस शेल्स में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डिफरेंस 4 का होता है। अगर हम थोड़े और डीप देखते हैं तो पाते हैं कि जैन धर्म में दी हुई यह कंडीशन भी हर एक केमिकल बॉन्ड में वैलिड होती है। इसका रीज़न यह है कि एटम का ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2, 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जो कि एक इवन नंबर है। साथियों, जैसे आपने देखा कि एटम्स की आपस में केमिकल बॉन्डिंग जिससे कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जो कि मैटर का बिल्कुल बेसिक है, उसका सिद्धांत जैन धर्म में हजारों वर्ष पूर्व दिए हुए हैं। अब मैं आपको जैन धर्म के परम आगम प्रवचन सार के कुछ सूत्र दिखाता हूँ, जिसमें कि परमाणुओं के आपस में बंध के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। यह परम आगम पूजनीय आचार्य कुंद स्वामी द्वारा विरचित है, जिनका समय करीब 50 BC माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। एक पुद्गल परमाणु कितनी जगह घेरता है? आकाश द्रव्य का वह हिस्सा जिसे एक पुद्गल परमाणु निबद्ध या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे एक प्रदेश कहा गया है। इस प्रदेश को आकाश द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा माना गया है। जैन धर्म में पुद्गल परमाणु को अप्रदेशी यानी कि बिना प्रदेश का और एक प्रदेश मात्र
दोनों कहा गया है। पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि जैन धर्म में पुद्गल परमाणु को कैसे अप्रदेशी भी कहा गया है और एक प्रदेश मात्र भी कहा गया है। बाद में कुछ चिंतन के बाद मुझे इसकी एक इंटरप्रिटेशन समझ आई है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम देखें तो साइंस के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ काफ़ी स्पेस खाली होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी तेज़ी से घूमते रहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। एटम का 99.99% मास न्यूक्लियस में होता है, मगर यह न्यूक्लियस एटम का एक बहुत ही छोटा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। एटम का 99.99999% स्पेस खाली होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम एटम को एक कमरे जितना बड़ा माने तो न्यूक्लियस उस कमरे के सेंटर में रखे हुए एक संतरे के बराबर साइज का होता है। यानी कि एटम में न्यूक्लियस जो कि उसका मेन पार्ट होता है वह सेंटर में बहुत ही छोटी सी जगह लेता है और उसके चारों तरफ सारी जगह खाली होती है। तो इसको देखकर समझ आता है कि क्यों जैन धर्म में लिखा हुआ है कि एक प्रदेश आकाश द्रव्य का वह हिस्सा है जिसे एक पुद्गल परमाणु निबद्ध या ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्यों ऐसा नहीं लिखा कि जिसे वह ऑक्यूपाई करता है, और यह भी कि क्यों पुद्गल परमाणु को अप्रदेशी या एक प्रदेश मात्र कहा गया है। वास्तव में पुद्गल परमाणु अप्रदेशी है क्योंकि वह बहुत ही कम क्षेत्र घेरता है। एक प्रदेश से तो वह सिर्फ आकाश द्रव्य की एक यूनिट के बारे में हमें भेद कराता है। साथियों, इस वीडियो में हमने जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के बारे में जाना। बाकी 4 द्रव्य आकाश द्रव्य, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय और काल द्रव्य के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, जैन धर्म में जो बताया गया है वह हमारे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जाना गया है और बताया गया है। कैसे हैं हमारे सर्वज्ञ भगवान, जो तीनों लोकों के, तीनों कालों के समस्त पदार्थों को एक ही समय में जानते हैं और देखते हैं, वह हैं हमारे सर्वज्ञ भगवान। मैंने इस वीडियो में जो जैन धर्म के सिद्धांतों को मॉडर्न साइंस के साथ रिलेट करके बताया है वह मैंने अपनी पर्सनल स्टडी के हिसाब से बताया है, क्योंकि यह मेरा एक अध्ययन का विषय है। साथियों, मेरी लिमिटेड बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान और लिमिटेड पर्सपेक्टिव की वजह से इसमें गलतियां रह सकती हैं, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपने जैन धर्मियों को इस बात से अवगत कराऊं कि हमारा जैन धर्म कितना गहन और साइंटिफिक है, जिससे कि हम अपने धर्म पर और अधिक गर्व कर सकें और अधिक श्रद्धा के साथ अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करें, जिससे कि हम अपने मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो पाएं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।